हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करेंगे। और दोस्तों, आज की जो सीरीज़ है उसमें मैंने आपके लिए राजन, पवन और राधा प्रकाशन इन सभी का बहुत ही बेहतर तरीके से विश्लेषण करने के उपरांत आपको समन्वित अध्ययन कराने का प्रयास किया है। तो आई होप, मुझे लगता है गारंटेड आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको किस प्रकार से मैं कराने वाला हूँ। तो आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो आपको मैं 1000 प्रश्नों की सीरीज रखूँगा, जिसमें बहुविकल्पीय और आपके अतिलघु सभी को कवर करूंगा। किस प्रकार से करूंगा आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधुपंत, बाजीराव, गंगाधर राव या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताएं दोस्तों। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधुपंत था। ठीक है दोस्तों, धुंधुपंत ये जो नाम था नाना साहब का वास्तविक नाम था। लेकिन इनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो ये हो सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो नाना साहब का जन्म 1824 में बिठूर में हुआ था। और मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 1859 से ये लापता हो गए थे। इनका पता नहीं चला कि कहाँ मृत्यु हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से, कुछ भी पता नहीं चला। वास्तविक नाम धोंदूपंत और स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से नेतृत्व किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो आप कहेंगे धोंदूपंत ने। ठीक है, जी हाँ, यानी कि नाना साहब ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। यह कथन किसका है? सर जॉन लॉरेंस, जेम्स आउटरम, LER रोज का या फिर SN सेन का? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया, 2016 में भी आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम में एक सैनिक क्रांति थी। ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। और इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकते हैं, 1864 से 1859 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जॉन लॉरेंस भारत में कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? तो ठीक है, 1864 से 1859 तक। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। इनके समय में भारत व इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी लाइन, सॉरी, या इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच समुद्री जो टेलीग्राफ लाइन है वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ठीक है, यानी कि प्रारंभ की गई थी। तो आप कहेंगे सर जॉन लॉरेंस के टाइम में। ठीक है, या चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता या संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, अन आक्रमण यानी कि किसी पर आक्रमण ना करना, आहस्तक्षेप मतलब किसी के बारे में यानी कि किसी के बीच में हस्तक्षेप ना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए क्या होगा? जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो जो आपको आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ की आने वाली है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं पंचशील सिद्धांत कौन कौन से थे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आपको ये दे दिया ये वाला। ठीक है, अब हो सकता है इसको ना देकर पंचशील सिद्धांत, आपके 5 सिद्धांत है उनमें से किसी भी सिद्धांत को पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो आपका सिद्धांत था, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा था एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही ना करना। तीसरा पंचशील सिद्धांत था कि एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना। और चौथा जो था समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना।
और आपका जो नेक्स्ट था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। तो दोस्तों ये 5 आपके पंचशील सिद्धांत है। ये 5 सिद्धांत होने के कारण ही पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। और पंचशील सिद्धांत को जन्म जाता है लगभग आपके जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन या फिर दलदली वन? जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखें इस प्रश्न के लिए, उष्णार्द्र सदाबहार वन। उष्णार्द्र सदाबहार वन हमारे भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, किसके कब्जे में था? जी हाँ, कमेंट करें। तो दोस्तों जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करते हैं तो उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इज अ राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। आपसे एक बार नहीं दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप कहें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? जी हाँ, बताएं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या फिर सचिंद्र नाथ सान्याल? कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बंदी जीवन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी बंदी जीवन, और इसके जो लेखक थे वो थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले थोड़े से आपके सरदार भगत सिंह से कई बार नारे पूछ लिए जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद से भी नारे पूछ लिए जाते हैं कि ये नारा किसने दिया। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भगत सिंह के नारे की बात करते तो इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है। ठीक है, ये किसने कहा था? भगत सिंह के ये कुछ नारे थे। ये आपके 3 नारे मैंने लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के कुछ नारों की बात करते हैं तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। एक तो ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। ये 2 नारे दोस्तों आप याद कर लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद से। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है और आने की फिर भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर या फिर जगदीशपुर? कमेंट करें। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जी हाँ, कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर के जमींदार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर। और उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ा था? तो आप कहेंगे कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? झांसी, कानपुर, दिल्ली, अवध? ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हो सकते हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको देख भी लेना जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद देखना। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम पति की बात करते हैं, इनके पति का नाम था गंगाधर राव और बेटे का नाम था दामोदर राव। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं, हो सकता है आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जगदीशपुर यानी कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, नाना साहब, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई? जी हाँ, जगदीशपुर की बात करते हैं, जगदीशपुर बिहार। जी हाँ, तो देखिए ये प्रश्न अभी आपके लिए आया था। जी हाँ, आप इसको देख सकते हैं।
जगदीशपुर वाला, ये प्रश्न अभी आया था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, यानी कि जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, या फिर शिवाजी के? जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं नाना साहब, ये आपके बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो आप कहेंगे दामोदर राव। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए बताया भी था, दामोदर राव दोस्तों उनके दत्तक पुत्र का नाम था। ठीक है, दत्तक पुत्र क्या होता है? तो जब भी किसी को गोद लिया जाता है तो उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जा ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया? जैसे कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में लिख के आ जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके गठन किसने किया? तो आपसे इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है, और ये हो जाएंगे आपके चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, या फिर आपके राजगुरु। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या इस प्रश्न का आंसर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि गठन किया था। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है आपका बहुत ही धमाकेदार सेशन मैथ्स का। ठीक है, तो कहीं जाइए मत, बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। आपको 20 दिन का कोर्स कराया जाएगा और 20 दिन में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे कि आप 100% पास होंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार? जी, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका डीएलएड में ही नहीं, ये आपका हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम भाग पर वन पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जी, हमारा क्वेश्चन है, आर्कटिक बिलो क्या है? क्या यह पर्वत का नाम है? क्या यह वन का नाम है? क्या यह बांध का नाम है? क्या यह एक झाड़ी का नाम है? तो बताएंगे दोस्तों, आर्कटिक बिलो क्या है, या आर्कटिक बिलो क्या है? तो अगर हम आर्कटिक बिलो की बात करते हैं तो ये एक झाड़ी का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर बात आती है आर्कटिक बिलो की तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कटिक बिलो कहाँ पाई जाती है ये झाड़ी? ठीक है, तो आप कहें टुंड्रा प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी का नाम है। सीसी किसका नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, या फिर एक प्रकार के कुत्ते का? जा कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आया है आपका एग्जाम में, आ चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे इस प्रश्न की। तो दोस्तों सीसी कहीं कहीं पे आपको टीसी टीसी भी लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके से। जी, सीसी के लिए आपको कहीं कहीं पे टिसी टिसी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यह एक मक्खी होती है जो आपकी गिनी तट पे पाई जाती है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आपकी सीसी जो मक्खी होती है वह अफ्रीका के कालाहारी और सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका के कालाहारी और सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, जो जीव जंतुओं का खून चूसती है। इसके काटने से निद्रा रोग हो जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको फैक्ट के रूप में बताना चाहूँगा, अगर यह अंग्रेज़ों को काट लेती है तो 90% अंग्रेज़ मर भी जाते हैं। ठीक है, सिर्फ अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अंग्रेज़ मरते हैं इसके काटने से, बाकी सबको निद्रा रोग होता है। ठीक है, जी हाँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, बताएं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन यहाँ से कई सारे आपके प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे अस्थायी हो जाएंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी पूछा जाता तो आप कहते सच्चिदानंद सिन्हा।
और दोस्तों अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहते भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो भारत के प्रथम कौन थे दोस्तों, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी। रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी, झांसी, रामगढ़, जगदीशपुर या फिर अवध। जहाँ कमेंट करें, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी। तो रानी अवंतीबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह रामगढ़ की रानी थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, आप सभी लोग जानते हैं बचपन का नाम मणिकर्ण का था, लेकिन उन्होंने विद्रोह क्यों किया, तो उनके विद्रोह करने का एक जो प्रमुख कारण था वो ये था कि अंग्रेज़ों ने एक हड़प नीति चलाई थी, राज्य हड़प नीति। उसमें क्या था कि यदि किसी के बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसका क्या होता था, उसका जो संपूर्ण राज्य है वह अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, और जब उसको मिला लिया जाता था तो इसी आधार पे रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई भी संतान ना होने के कारण उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, जिस कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसीलिए इस प्रश्न को भी आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। ठीक है, रानी अवंतीबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद पहली बार हुई थी, यानी सबसे पहले जो शहीद हुई थी वीरांगना, वह रानी अवंतीबाई थी। ठीक है, उनके बाद आपकी रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई थी। और एक क्वेश्चन और आता है, रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो गला कटने से हुई थी, ध्यान रखें। ठीक है, गर्दन पर वार हुआ था उनके। अब बात करते हैं मौसम कैसे बनता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23 डिग्री अक्षांश पर अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो बताइए मौसम कैसे बनता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहली करती है आपकी परिभ्रमण गति, और एक करती है आपकी परिक्रमण गति। परिभ्रमण जिसे घूर्णन भी कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण, ये दो प्रकार की गति होती हैं दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताएं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर मौसम की बात होती है तो मौसम आपका जो चेंज होता है, तो मौसम चेंज होता है पृथ्वी के परिक्रमण की गति के कारण। मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपका पृथ्वी यहाँ पर इसके चारों ओर राउंड कर रही है, ये आपका क्या कहलाएगा, परिक्रमण गति। और इस परिक्रमण गति के कारण क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी में क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात में परिवर्तन होता है। यानी कि दिन और रात किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और आपका मौसम परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है किसके पत्तों से, मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के पत्तों से या फिर सिनकोया के पत्तों से। ये प्रश्न आपका हर एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, मलेरिया की दवा कुनैन किससे बनाई जाती है। तो दोस्तों मलेरिया की जो दवा है वो आपको सिनकोया नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। सिनकोया नामक वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सिनकोया के बारे में। तो सिनकोया आपका बहुवर्षीय वृक्ष है। आपसे पूछा जा सकता है सिनकोया किस प्रकार का वृक्ष है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का बीजपत्र इसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है। तो सिनकोया आपका द्विबीजपत्री में आता है और यह सदाबहार वन का वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीन प्रश्न आपको इसमें से याद रखने हैं। यह बहुवर्षीय, द्विबीजपत्री और सदाबहार वन है। ठीक है, सिनकोया की बात करते हैं तो। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, बताएं दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर नाना साहब, कमेंट करें।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 को जन्म हुआ था और 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। ठीक है, या ध्यान रखें, ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी थे। ये कौन थे? पारसी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे और कपास के व्यापारी भी थे। तो इसको याद रखें। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और इंग्लिश में लिखकर आ जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है जी हाँ। और दोस्तों इसे याद रखेंगे कि ये जो है यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे पहले। हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य भी यही रहे थे, दादा भाई नौरोजी। तो आपको इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी मैथ की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 20 दिन का आपका कोर्स कराया जाएगा जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस, जिससे आप 100% दोस्तों कवर कर पाएंगे, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है जी हाँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,